पॉलिमी, जैसे जैसे अब राष्ट्रपति चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तमाम दल अपनी अपनी रणनीतियां बनाने में जुटे हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन बिहार से अगर उम्मीदवारों की बात की जाए तो नीतीश कुमार की चर्चा बहुत लंबे समय से हो रही थी। हालांकि जब जब उनसे यह सवाल किया जाता है तो वो मना ही करते नजर आते हैं, लेकिन ये काफी अपने आप में दिलचस्प दिखा कि आरजेडी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार उम्मीदवार बनते हैं तो हम उनका समर्थन करेंगे। जी, ये आपने सही कहा मल्लिका कि उनका नाम काफी बार सामने आया है। जब जब ये राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं तो ये पहली बार नहीं है कि आप फिर से अटकलों में नीतीश कुमार का नाम सुन रहे हैं। खुद तो वो नहीं बताएंगे और एनडीए का उम्मीदवार कौन होगा ये तो समय ही बताएगा। तो कुछ हफ्तों बाद शायद हमें पता चल जाए या कुछ दिनों में हमें शायद पता चल जाए, क्योंकि जो नामांकन की प्रक्रिया है वो 29 जून तक खत्म हो जाएगी। कल नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा इस इलेक्शन के लिए। पर नीतीश कुमार खुद तो नहीं बता रहे, पर आरजेडी का जो आपने रिएक्शन सुना, जो इंटरव्यू हमारे कलीग ने किया है सुजीत झा ने, वो काफी दिलचस्प है। उनका कहना है कि अगर नीतीश कुमार को एक तरह से उम्मीदवार के बतौर सामने किया जाता है तो फिर आरजेडी का समर्थन रहेगा, क्योंकि वो एक फिर बिहार से, राजेंद्र प्रसाद के बाद बिहार से एक दूसरा नेता सामने आएगा जो राष्ट्रपति चुनाव के लिए का उम्मीदवार होगा। तो उस वजह से उस बेसिस पर आरजेडी शायद उनका समर्थन कर सकती है। पर क्या नीतीश कुमार कैंडिडेट बनेंगे और किसके कैंडिडेट बनेंगे? क्या वो फिर एनडीए की तरफ से, क्योंकि ऑफिशियली एनडीए का एक हिस्सा नहीं है नीतीश कुमार, तो क्या एनडीए के उम्मीदवार बनेंगे? क्या बीजेपी उनका नाम आगे करेगी? ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। या ओपोजिशन जो एक थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश में इस वक्त, कांग्रेस एक तरफ से अपनी जो रणनीति है वो बनाने की कोशिश कर रही है, वो नेताओं से बात कर रही है। उधर ही आप सामने देख रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस भी एक तरह से लीड लेने की कोशिश कर रही है। ममता बनर्जी ने चिट्ठी लिखी है 22 नेताओं को और कहा है कि जून 15 जो कि कल है, 3 बजे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली में एक मीटिंग होगी, ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस होगी, ऑपोजिशन मीटिंग होगी, जहां पर हम विचार विमर्श करेंगे कि ऑपोजिशन का कैंडिडेट कौन हो सकता है। एक कंसेंसस कैंडिडेट खड़ा करने की कोशिश की जा सकती है। क्या नीतीश कुमार ऑपोजिशन की तरफ से एक कंसेंसस नाम के तौर पर उभर कर आ सकते हैं? ये देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा। नामों में नीतीश कुमार का नाम आप सुन रहे हो, ऑपोजिशन की तरफ से आप शरद पवार का भी नाम सुन रहे हो, पर जो हम सुन पा रहे हैं, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे जिनको सोनिया गांधी ने डिप्यूट किया है ऑपोजिशन से चर्चा करने के लिए, एक कंसेंसस कैंडिडेट का नाम सामने लाने के लिए, मल्लिकार्जुन खड़गे खुद मिले हैं शरद पवार से। और जो हम उसके बाद जो सूत्रों के हवाले से सुन रहे हैं वो ये है कि शरद पवार ने उम्मीदवार बनने से मना कर दिया है। तो अब दोबारा से ऑपोजिशन को एक तरह से रणनीति बनानी होगी और अब एक कंसेंसस बनाना होगा कि कौन बन सकते हैं उनके कैंडिडेट जो एनडीए के कैंडिडेट को टक्कर दे सके। जी बिल्कुल, एनडीए की बात हो रही है तो मेरे सहयोगी हिमांशु भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनके पास चलते हैं। हिमांशु, इस बार के चुनाव में एक बात एनडीए के लिए काफी मायने रखती है कि पिछली बार उसका हिस्सा रही शिवसेना और अकाली दल अब उसके साथ नहीं है। देखिए, बिल्कुल ये बात ऐसी है कि पिछली बार जो एनडीए के सहयोगी दल थे, शिवसेना, वो उनके साथ नहीं है, टीडीपी उनके साथ नहीं है और साथ ही साथ अकाली दल नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो वोट शेयर के हिसाब से देखा जाए तो अकाली दल के पास इस वक्त बहुत बड़ा कोई वोट शेयर नहीं है। राष्ट्रपति चुनाव को मद्देनजर देखा जाए तो उनके जो है 2 जो है लोकसभा एमपी है और लगभग 3 जो है विधायक है। तो ऐसे में बहुत बड़ा वोट शेयर नहीं है। शिवसेना का एक वोट शेयर जरूर है, लेकिन इतना जरूर है कि शिवसेना और टीडीपी के ना होने के बावजूद एनडीए जो है लगभग 48.5 जो है इनके पास वोट शेयर है। लगभग 32,000 जो वोटों की जरूरत है एनडीए को। ऐसे में एनडीए को एक चीज, इस बात का एहसास भी हो चला है कि कहीं ना कहीं वाईएसआर और बीजेडी उनके साथ आती है तो वो लगभग 60% के करीब जो है एनडीए का जो अंकगणित है वो पहुंच जाएगा और ऐसे में उनको अपने राष्ट्रपति उम्मीदवार को निकालने में बहुत मशक्कत नहीं करने पड़ेगी। लेकिन अब देखना यह है, जिस तरीके से पॉलिमी बता रही थी, अगर अपोजिशन की तरफ से शरद पवार या नीतीश कुमार का नाम आता है तो ऐसे में वाईएसआर कांग्रेस, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अपोजिशन के साथ एनडीए के खिलाफ खड़ी हो सकती है अगर नीतीश कुमार को कैंडिडेट बनाया जाता है। लेकिन नीतीश कुमार ने एक सिरे से कल उस बात को नकार दिया था। उन्होंने कहा था कि वो राजनीति करने के नहीं है और वो मुख्यमंत्री के तौर पर खुश है। मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी जो जिम्मेदारी है वो 2025 तक निभाना चाहते हैं। लेकिन राजनीति है और राजनीति में कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता और राजनीति के अंदर
कोई भी जो है लंबा दुश्मन नहीं होता है और कोई दोस्त नहीं होता है। राजनीति में समय की परिस्थितियों को देखते हुए दोस्त और दुश्मनों की परिभाषाएं बदलती रहती है। नीतीश कुमार 2017 में जब रामनाथ कोविंद के नाम पर बीजेपी ने मोहर लगाई थी, एनडीए का उम्मीदवार उन्हें बनाया था, तब नीतीश कुमार जो है वो यूपीए के अंदर थे, आरजेडी और कांग्रेस के साथ गठबंधन के अंदर जो है वो बिहार में सरकार चला रहे थे। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि वो रामनाथ कोविंद क्योंकि बिहार के राज्यपाल हैं, उनके साथ उनको वोट करेंगे, और वहीं से कहा जा सकता है कि खटाख शुरू हो गई थी। उसके बावजूद जो है लालू यादव ये कहते रहे कि चाहे उन्होंने वोट अलग किया हो लेकिन सरकार लंबी चलेगी। लेकिन जैसे ही राष्ट्रपति चुनाव खत्म हुए उसके बाद जो है हम सब जानते हैं क्या हुआ बिहार के अंदर, और नीतीश कुमार ने भ्रष्टाचार के नाम पर जो है लालू यादव से जो है किनारा कर लिया था और आरजेडी से किनारा करते हुए कहा था कि भ्रष्टाचार पर वो किसी भी तरीके का समझौता नहीं करते हैं, और इसीलिए जो है वो अपनी सरकार में जो अलग हो रहे हैं, और उसके बाद उन्होंने बीजेपी से समर्थन लेके वहां सरकार बनाई थी। लेकिन परिस्थितियां चेंज हुई और अब नीतीश कुमार को लेकर जिस तरीके से पिछले कुछ एक साल के अंदर हम दिखेंगे, जातीय जनगणना के नाम पर बीजेपी उसका विरोध कर रही थी, लेकिन अब सब कुछ स्मूथ नजर आता है और जातीय जनगणना पर बीजेपी ने उनका समर्थन कर दिया है। और खुद नीतीश कुमार ये बात कह रहे हैं कि वो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार नहीं बनना चाहते हैं, लेकिन अगर शरद पवार या अन्य यूपीए के नेता और गैर कांग्रेसी, चाहे वो ममता हो, नवीन पटनायक हो, वाईएसआर कांग्रेस के जगन मोहन रेड्डी हो या केसीआर हो, चंद्रशेखर राव हो जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री है, अगर वो आकर नीतीश से बात करते हैं तो क्या बात बन सकती है? क्योंकि अंदर खाने जेडीयू के बहुत से नेता ये बात जरूर कहते हैं कि जिन भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर जेडीयू अलग हुई थी आरजेडी से, उस पर अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। और इसीलिए अगर आप देखेंगे लगभग 15 दिन पहले जो है, 3 सप्ताह पहले जो है, लालू यादव और उनके परिवार के अनेक ठिकानों पर जो है सीबीआई की रेड हुई थी, लेकिन उसके बावजूद कोई इस तरीके के कागजात या सबूत नहीं मिले जिसके आधार पर जो है लालू यादव के परिवार, चाहे तेजस्वी हो या मीसा भारती हो या उनके पति हो, उनके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई की गई हो या उनको जेल भेजा गया। एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि ये सिंबॉलिक पॉलिटिक्स है, और इस पॉलिटिक्स के अंदर जो है ये बताया जाता है कि जिन आरोपों को लेकर आप कह रहे हैं वो अभी भी जिंदा है और उसको लेकर सरकार की जो एजेंसियां हैं वो काम कर रही हैं। लेकिन शरद पवार को लेकर शिवसेना के संजय राउत बहुत पहले कह चुके हैं कि वो जो है अपोजिशन के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं, यूपीए के चेयरमैन की बात करते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद जो है बीजेपी की तरफ से जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह दोनों एनडीए के घटक दलों के साथ साथ जो है यूपीए के घटक दलों के साथ और गैर एनडीए और गैर यूपीए के घटक दलों के साथ बातचीत करेंगे, यानी कि उन निर्दलीय सांसदों से भी बात करेंगे और उन दलों से भी बात करेंगे जो ना कांग्रेस के साथ है ना बीजेपी के साथ है। तो एक तरीके से बीजेपी ने भी अपनी जो बैटिंग है वो शुरू कर दी है, और अब देखना यह है कि राष्ट्रपति किसको बनाया जाएगा। इतना तो तय हो गया है कि राजनाथ सिंह के नाम पर मोहर नहीं लगेगी। पिछले कुछ समय में एनडीए के कई नेताओं से अगर बात करा जाए या बीजेपी के बड़े नेताओं से बात की जाए तो ये कहा जाता था कहीं राजनाथ सिंह को तो राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार नहीं बना दिया जाएगा। अगर उनको कोऑर्डिनेशन का जिम्मा दिया गया है तो ये तो तय हो गया कि राजनाथ सिंह जो है वो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार नहीं होंगे।